हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी एकदम जानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से उपस्थित हो जाएं अपने इस बेहतरीन से प्यारे से सेशन में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा नाम आकाश बालियान है और मैं आपका वेलकम करता हूं। तो जल्दी से आएँ ताकि सेशन की हम शुरुआत कर सकें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ऊष्मा एवं ताप। ठीक है भाई बेटा जी, आज हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा एवं ताप। जल्दी आ जाओ सर। व्हाट इज ऊष्मा, है ना, और टेम्परेचर यानी कि ताप। इसको आप लिख सकते हैं सर जी हीट एंड टेम्परेचर। तो भैया क्या है हीट, क्या है, क्या कोई बताएगा सर? व्हाट इज हीट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को। भाई देखिए, हीट ऊष्मा, एक मैंने आपको लेटेंट हीट भी बताई थी, है ना, तो उसका भी जिक्र यहां पर होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कह रहा ऊष्मा जो है ना, ऊर्जा का ही रूप है। यानी कि बेटा आप कह सकते हैं कि एनर्जी का ही रूप है। ऊष्मा जो है बेटा ऊर्जा का ही एक रूप है, जो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाती है। मान के चलिए ये एक बर्तन है, ठीक है, यहां पर क्या है? ठंडा पानी है। इतने में ठंडा पानी है और ऊपर से आपने गर्म पानी मिला दिया। तो गर्म पानी के अंदर जो ऊष्मा है ना, गर्म पानी के अंदर जो ऊष्मा है, ये गर्म पानी है, गर्म पानी, ये ठंडा पानी है। तो गर्म पानी के अंदर जो ऊष्मा है, इसके अंदर प्यारे बच्चों जो ऊष्मा है वो किधर जाएगी? गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी। तो इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो नीचे वाला पानी भी हल्का सा गर्म हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला पानी भी हल्का सा गर्म हो जाएगा। इसमें हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो इस एग्जाम्पल को समझने में। हम सॉलिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सॉलिड का। ये मान के चलिए कोई रॉड है, ये मान के चलें प्यारे बच्चों कोई रॉड है ना, हाँ। और यहां से हमने इस रॉड को गर्म कर दिया। ये रॉड यहां से यहां तक काली ही है। हमने जो आग लगाई है इसके नीचे, रॉड के नीचे, वो यहां पर लगाई है। हमने इसमें आग लगाई, ठीक है, हाँ, किसी चीज के माध्यम से हमने आग लगाई और इसको गर्म कर दिया। गर्म करने पर ये आपसे वही बात कह रहा है कि जो ऊष्मा है ना, वो ऊर्जा का ही रूप है। ये उच्च ताप से किधर जाता है? निम्न ताप पर, उधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये एनर्जी जो है ना, ये आपको जो ऊष्मा जो यहां पर दिखा रखी, यहां से बेटा इधर ट्रांसफर हो जाएगी। और इधर ट्रांसफर हो जाएगी तो एक ही काम होगा, ये इसको भी धीरे धीरे लाल कर देगी, इसको भी बेटा ये धीरे धीरे लाल कर देगी। ऐसे करके मैं ये तो नहीं कह रहा कि बराबर कर देगी, लेकिन अगर यहां पर इस रॉड का टेम्परेचर अगर 145 डिग्री सेल्सियस है और यहां पहले जो ब्लैक वाली थी, तो मान के चलिए यहां पर हो सकता है कि मान के चलिए 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हो सकता है बेटा यहां 100 हो, यहां 110 डिग्री सेल्सियस हो। तो धीरे धीरे इधर ट्रांसफर होती चली जाएगी ऊष्मा, ज्यादा से कम की तरफ होती हुई चली जाएगी। यानी कि ठंडे वाले एरिया को भी ये धीरे धीरे गर्म कर देगी। वो चीज आपसे बोली जा रही है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो बेटा यूनिट क्या है? मात्रक, एसआई यूनिट जूल है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा जी हीट जो है, ऊष्मा जो है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? आप बोलेंगे सर जूल है। सर इसकी सीजीएस यूनिट कौन सी है? आप बोलेंगे सर कैलोरी है। आपसे पूछ लिया जाए बेटा 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है? आप बोलेंगे सर 1 कैलोरी बराबर होती है 4.146 जूल के, जिसको लगभग में आप 4.2 जूल कह सकते हो। तो 1 कैलोरी किसके बराबर है? आप बोले सर 4.186 जूल के बराबर है।
1 किलो कैलोरी में बेटा 1000 कैलोरीज होती हैं। तो आपसे पूछे तो आप कैसे कह दोगे? सर जी इस तरीके से आप लिख सकते हो, आपको चीजें वहां से याद ना हो रही हो तो मैं यहां लिखवाता हूं। अरे भाई यहां लिखवाता हूं आपको। कह रहा जी 1000 कैलोरीज में क्या थी? 1 किलो कैलोरी थी, है? या फिर आप एक ऐसे लिख सकते हो 1 किलो कैलोरी में क्या है? आप बोलेंगे सर 1000 कैलोरीज है, 1000 कैलोरीज है। ओके सर। और 1 कैलोरी में बेटा जी 1 कैलोरी जो है उसमें क्या है? आप बोलेंगे सर 4.186 जूल, या फिर आप लिख सकते हो 4.2 जूल। लेकिन इसके आगे फिर आपको लगभग वाला साइन लगाना पड़ेगा, चेन लगाना पड़ेगा। तो अब आपसे पूछे कि हीट क्या है, आप बोलेंगे सर ये ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है भाई, एनर्जी का ही रूप है, जो ज्यादा से हमेशा कम की तरफ बहेगी तो निम्न ताप की तरफ जाएगी हमेशा उच्च ताप से। आपसे पूछे कि इसकी सीजीआई यूनिट जो एसआई यूनिट है वो कौन सी है, तो आप बोलोगे सर जूल है। सीजीएस यूनिट आपसे पूछेगा तो बोलोगे सर कैलोरी है। 1 कैलोरी में सर 4.186 जूल है, या 4.2 जूल के बराबर कह दोगे। और सर 1 कैलोरी जो है वो कितनी किलो कैलोरी के बराबर होती है, तो आप कह सकते हो सर 1/1000, ऐसे भी लिख सकते हो। 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर होती है? सर 1000 जूल के बराबर होती है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू काजल शर्मा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। बेटा जी अब बात करते हैं तापमान की। कह रहा ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की माप है, कि कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। जरूरी तो ना टेम्परेचर का मतलब हाई ही हो, लो टेम्परेचर भी होता है, 0 डिग्री भी होता है, 0 से नीचे भी होता है, एब्सोल्यूट 0 भी बताया था आपको एक दिन। तो कह रहे यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। क्या करता है बेटा जी? ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है कि ऊष्मा किस टेम्परेचर से किधर की तरफ बहेगी। वही फिर से वही रॉड है, फिर से एक रॉड बना रहा हूं मैं आपके सामने। यहां टेम्परेचर कितना कर दिया मैंने? मान के चलो यहां तक का टेम्परेचर, बेटा मान के चलिए यहां तक का टेम्परेचर कर दिया मैंने 140 डिग्री सेल्सियस या 145 डिग्री सेल्सियस कर दिया। और यहां का टेम्परेचर मैंने कर दिया प्यारे बच्चों कितना? यहां का टेम्परेचर कर दिया मैंने 95 डिग्री सेल्सियस। बीच का तुम कुछ भी लगा लो, लो भैया बीच में फॉर एग्जांपल हमने बीच का जो टेम्परेचर है ये कर दिया हमने 115 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपसे पूछूं बेटा जी, जो ऊष्मा है ये किधर की तरफ बहेगी, या इसका प्रवाह किधर की तरफ होगा? ऊष्मा किधर की तरफ बहेगी इसमें बताएं। या फिर आप कह सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह किधर की तरफ होगा, किधर की तरफ होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपसे बेटा पूछे, बताएं जल्दी। ऊष्मा का जो प्रवाह है वो किधर की तरफ होगा? मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो इसने वही बात बोली है कि तापमान किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक को बताता है और इसी से निर्धारित होता है कि ऊष्मा किधर से किधर की तरफ जाएगी। ऊष्मा ठंडे से गर्म की तरफ नहीं जाएगी, इधर से इधर की तरफ जाएगी क्या? सर नहीं। लेकिन बेटा जी ऊष्मा इधर से इधर की तरफ जा सकती है। ऊष्मा जो है बेटा जी वो इधर से इधर की तरफ जा सकती है। ऊष्मा इधर से इधर की तरफ जा सकती है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। समझ पाई बात? नहीं आई? तो ऊष्मा किधर से किधर की तरफ जाएगी? आप बोलेंगे सर ऊष्मा हाई से लो की तरफ बहेगी, हाई टू लो की तरफ। ऊष्मा जो है प्यारे बच्चों ऐसे करके
आप बोल देंगे कि सर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यही आपसे पूछा है कि ऊष्मा किधर की तरफ बहेगी, आप बोल दो सर ऐसे, हाई से लो की तरफ, बात खत्म। अगर आपसे पूछ ले टेम्परेचर की एसआई यूनिट, आप बोलोगे सर केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है बेटा जी, आपको जवाब देना पड़ेगा बेटा जी केल्विन। हालांकि टेम्परेचर को तो हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, है ना। हाँ आ गया हो, टेम्परेचर को सर फ़ारेनहाइट में मापते हैं। अब उन सब चीजों को देखते हैं। कह रहा तापमान के पैमाने और परिवर्तन, कह रहा ताप मापने के 4 मुख्य पैमाने हैं। एक तो बेटा सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है, एक केल्विन है, एक बेटा आपका रिमर भी है। ये 4 पैमाने हैं जो तापमान को मापते हैं। आप अक्सर आपके एग्जाम के लेवल पर आपसे ऑलमोस्ट 3 ही पूछे जाते हैं। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जी सर बिल्कुल मानेंगे आपकी बात। तो एक सेल्सियस जो फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, अगर सेल्सियस में आपसे पूछने लग जाए कि कोई पानी जैसी चीज जो है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर मतलब जम जाती है, तो आप बोलेंगे सर फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, आप बोलेंगे सर जी 100 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस की बात करें, पानी को ही एग्जाम्पल ले लो, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, पानी 100 डिग्री सेल्सियस या 100 जो डिग्री सेल्सियस है उस पर उबल जाएगा। इसी को हम फ़ारेनहाइट में मापें तो बेटा जी ये बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। और इसी को हम इसमें मापें तो बेटा जी 273.15 केल्विन के बराबर है। अगर जो क्वेथनांक है उसको मैं वहां से मिटाकर उधर ही लिख देता हूं, जिससे आपको टेंशन ना रहे। हंड्रेड डिग्री सेल्सियस, बेटा जी जो क्वेथनांक 100 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में 100 पर रहता है उबलने का, यानी क्वेथनांक पॉइंट जो है फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहेगा। और इसी को अगर हम इसी बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम किस में देखें बेटा, केल्विन में देखें, 373.15 केल्विन रहने वाला है। इसी को अगर हम किससे जोड़ दें सर, र्यूमर वाले 4th कैटेगरी से जोड़ दें तो 273 की जगह यहां पर फिर 0 डिग्री र्यूमर बोलेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट को इसमें जोड़ें तो सर ये 80 डिग्री र्यूमर हो जाएगा। तो आपसे पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेटा पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बता दें और इतने पर बता दें। किसमें बता दें, या तो आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप बोलोगे सर जी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपसे पूछ सकता है वो केल्विन में, तो आपको बोलना पड़ेगा 273.15 केल्विन। आपसे पूछ सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन 373.15 है। आपसे पूछ सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट इन सेल्सियस, आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस। ओके हाँ। अब भैया जी ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला से आप किसी को भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बेटा जी, इससे आप किसी का भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं। समझ गए, इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी चीज निकाल लोगे आप। जैसे कि ये फॉर्मूला है इतना इतना, आपको मान के चलिए कोई वैल्यू सी में दे रखी है, सेल्सियस में दे रखी है, तो सेल्सियस की वैल्यू पुट कर लो। मान के चलिए 15 है अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन में 9। 5 से इसको काट दो 3 बार। अब जितनी भी चीजें इधर हैं भाग में इधर गुना में हो जाएगी, तो यहां पर कितना हो जाएगा सर 27 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा सर जी 27 हो जाएगा। ओके सर, इसको यहां से हटा दो, F माइनस 32 बचा। अब इसको भी इधर करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे सर, 27 तो यहाँ पहले ही था, ये माइनस में उधर प्लस में आ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 32 कर दो। तो 27 और 32 को जोड़ोगे तो इधर क्या बचेगा, इधर सिर्फ F बचेगा और इधर सिर्फ क्या बचेगा, जल्दी बताओ। 27 और 32, 30 20 50 49, तो फ़ारेनहाइट में बेटा 49 आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में 49 आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में प्यारे बच्चे 49 आ जाएगा। ऐसे करके निकाल लोगे आप। समझ में आई बात, आगे चले।
जब आपको ये निकालना है भाई, मान के चलिए केल्विन और फ़ारेनहाइट दे रखे हैं, तो इसको ले लो सिर्फ और सिर्फ, तब आपको सिर्फ ये और ये ले लेना है। केल्विन दे रखा, फ़ारेनहाइट निकालना, तब आप सिर्फ इतना पोर्शन ले लो। अगर आपको क्या दे रखा है कि C5 दे रखा है, मतलब केल्विन दे रखा है, ओ सॉरी सेल्सियस दे रखा है, केल्विन निकालना है, तो ये वाला पोर्शन बराबर में रख दो इसके, सब निकल जाएगा, ये एक ही फॉर्मूले से निकल जाएगा। आगे चलें, आगे आ जाओ। अब देखिए वाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। अभी कितना था वो, 27 और कितना था, 27 और 32 था, हाँ तो 59 आ रहा था, मैं शायद 39 बोल दिया था। तो एट वाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल, कौन सा टेम्परेचर ऐसा है, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और ये तीनों की तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का टेम्परेचर सर 37 डिग्री सेल्सियस है, एक्चुअली में जो एग्जैक्ट बताएं तो वो 36.5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एवरेज है ये वाला 37 जो है ना, ये एवरेज है, एवरेज बोले तो औसतन, औसतन टेम्परेचर कितना आता है हमारा सर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमको आंसर देना पड़ता है तब। अगर मानव के ही तापमान को किस में पूछ ले, फ़ारेनहाइट में पूछ ले, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव का औसतन टेम्परेचर। एक बात याद रखना, केल्विन पर डिग्री नहीं लगती है, केल्विन पर प्यारे बच्चों डिग्री नहीं लगती है। तो मानव शरीर का केल्विन में टेम्परेचर पूछोगे तो 310 केल्विन होता है। अब पूछ ले कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने टेम्परेचर पर बराबर होते हैं, बेटा -40 डिग्री टेम्परेचर पर ये दोनों बेटा बराबर है, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं सर। कौन कौन होते हैं इक्वल, सर जी ये दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये दोनों इतने पर इक्वल होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो कितना तापमान होता है, एब्सोल्यूट जीरो यानी कि उससे नीचे टेम्परेचर कोई हो ही नहीं सकता। केल्विन में पूछोगे यानी कि परम शून्य तापमान, इस ताप पर आणविक गति रुक जाती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके अंदर जितने भी अणु होते हैं वो सब रुक जाते हैं, वो ट्रेवल नहीं करते। तो केल्विन में पूछेगा तो 0 केल्विन है, केल्विन पे डिग्री नहीं लगती, याद रखना। सेल्सियस में पूछेगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस है ना। तो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स हियर, किसी भी पदार्थ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो इधर उधर जाना बंद कर देते हैं, बिल्कुल जम जाते हैं, इसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, परम शून्य, इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता है। ये तीनों चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सेल्सियस से टेम्परेचर में बदलने के लिए बोल सकता है, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है ये कुछ स्पेसिफिक चीजें कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, एब्सोल्यूट जीरो कितना है, या किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल रहते हैं। फोर्थ वाले का यूज कहां होता है बेटा, यूज किसी का भी नहीं होता है, आप किसी में भी माप लो, ये अलग अलग इकाई है ना। मैंने तुम्हारे 4 नाम रख दिए, चारों नाम से किसी से बुला दो, रोहित बोलूंगा तो भी इधर देखोगे, दीपक बोलूंगा तो भी इधर देखोगे, समझ रहे हो। तो ये 4 अलग अलग इकाइयाँ, 4 अलग अलग पैमाने किसी चीज को मापने के। ये उस तरीके से हैं जैसे कि आप दूरी को किलोमीटर में मापो, या दूरी को मीटर में मापो, या दूरी को फीट में मापो, सेंटीमीटर में मापो, इंच में मापो, मिलीमीटर में मापो, है इस तरीके से, या माइल्स में मापो। तो दूरी को अलग अलग तरीके से माप सकते हैं ना बेटा। आर का मतलब जैसे केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, ऐसे आर का मतलब रीमर है। ये भी पैमाने हैं तापमान को मापने के। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है जमना शुरू करता है, जी सर,
लेकिन 0 केल्विन जब आ जाता है तो उससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता है, उससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता है। नीतू पटेल बेटा, आपका जो सवाल है वो पढ़ाई से लिखा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। जो आप सवाल पूछ रहे हो वो आपका पढ़ाई से जुड़ा हुआ है ही नहीं। उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, क्योंकि मैं इस तरीके के एक भी क्वेश्चन पकड़ता हूं तो फिर सारे बच्चे कुछ ना कुछ अपनी अलग दुखड़े लेके शुरू हो जाते हैं, सर मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण। अब भैया ऊष्मा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो इसकी कुछ विधियां हैं, जिसमें एक तो है बेटा कंडक्शन जिसको कहते हैं चालन, एक है कन्वेक्शन जिसको कहते हैं संवहन, एक है बेटा रेडिएशन जिसको कहते हैं विकिरण। यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इस वाले टॉपिक से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप इंपोर्टेंट मान लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए कंडक्शन कन्वेक्शन से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो यहां पर फालतू की मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आप देखोगे कि जब क्वेश्चन करने बैठोगे क्वेश्चन इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। हाँ, कह रहा हीट ट्रेवल्स इन 3 वेज, कह रहा उसमें 3 विधियों से चलती है। बेटा आप डाउट ग्रुप में मैसेज करना, या डाउट ग्रुप में मेरी आईडी होती है, वहां से पर्सनल मैसेज कर लेना, ओके। उसमें 3 विधियों से चलती है बेटा। अभी बताया था ना कि हाई से लो की तरफ जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी, कौन सा तरीका अपनाएगी, बाइक से जाएगी, साइकिल से जाएगी, या फिर पैदल ही चलना पसंद करेगी। आप कहेंगे सर जी एक तो है कंडक्शन जिसको कहते हैं चालन, ये ठोस में होता है। कन्वेक्शन बेटा लिक्विड और गैस में होता है, ये बेटा इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ये निर्वात में भी चल सकती है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। रेडिएशन निर्वात में भी चलती है, निर्वात में भी ट्रेवल करती हैं, ट्रेवल करती हैं। इन्हें जरूरत नहीं है किसी भी माध्यम की। तो पहले तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि ये सिर्फ ठोस में होता है जिसको कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन आप बोलेंगे सर ये द्रव या गैस में होता है, याद रख लेंगे सर। कंडक्शन कन्वेक्शन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। डी सॉलिड, सॉलिड के अंदर डी आता नहीं आता, आप ऐसे याद रख लो, देसी ट्रिक है बेटा जी। डी डी सॉलिड के अंदर भी क्या आ रहा है सर, डी आ रहा है, ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है, ओके। अब लिक्विड्स में भी आ रहा है, गैस में भी आ रहा है ना। तो जैसे गैस के पीछे ES होता है, ऐसे लिक्विड से ऐसे लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों से। लेकिन आपको कोई एक चीज़ याद रख लेते हैं तो दूसरी चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। भाई या तो हेड होगा या टेल होगा। अगर आपने सिक्का उछाला, टेल आया, तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ हेड है, तो आपको कंडक्शन पता कर लो, बचा हुआ कन्वेक्शन है, उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं है। तो एटम्स डोंट मूव, दे पास एनर्जी टू नेबर्स। इसको थोड़ा समझेंगे, है ना। लोहे की छड़ गर्म करना इसका एग्जाम्पल है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कणों की वास्तविक गति होती है। तो पानी का उबलना और समुद्री हवाएं, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूं। यहां पर टेबल ऐड करेंगे, टेबल नहीं, छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। मान के चलिए कोई सॉलिड है, इसका नाम है बेटा जी सॉलिड, इसका नाम है सॉलिड, जिसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब इस ठोस के अंदर दुनिया भर के कण हैं, इस ठोस के अंदर प्यारे बच्चों दुनिया भर के कण हैं। ये ठोस है भाई, इसके अंदर दुनिया भर के कण मैंने बना दिए हैं, और इतने कण बना दिए हैं जितने तुम अभी गिन ना पाओगे एक बार में। तो सर इतने क्यों बना दिए, बेटा ठोस में होते ही ऐसे हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो क्या इनको इधर उधर जाने की जरूरत पड़ेगी, कोई चीज़ एक दूसरे को भेजनी है? तो नहीं, एक दूसरे को पकड़ा देंगे। ये समझ लो चुगली करने में माहिर हैं, एक कोने पे बात पता चलेगी दूसरे तक अपने आप पहुंच जाएगी, कहीं जाएंगे भी नहीं। जैसे महिलाएं करती हैं, बहन तूने एक बात सुनी, पड़ोसी को बता दिया, पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को बता दिया, उस पड़ोसी ने तीसरे पड़ोसी को बता दिया, वो बात घूम फिर के पूरे गांव में पहुंच गई।
है, किसी बंदे की लड़ाई हो जाए किसी गांव के दूसरे कॉर्नर पर, वो दूसरे गांव के दूसरे छोर पर रहता है, उसकी लड़ाई किसी गांव के दूसरे छोर पर हो जाए, तो इतना वो घर तक ना पहुंचेगा, इतना वो बात उसके घर पता लग जाएगी। अरे किस तरह लड़का आया तू, वो कहेगा हैं मैं तो अभी घर ही ना पहुंचा, इन्हें किसने बता दी। उसने एक को बताई, दूसरे तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे करके। तो सॉलिड के अंदर ऐसा होता है। सॉलिड के अंदर क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स मूव नहीं करते, कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। इसने कोई इंफॉर्मेशन इसको पास कर दी, इसने कोई इंफॉर्मेशन इसको पास करी, इसने इसको, ऐसे करके धीरे धीरे पूरी इंफॉर्मेशन फैलती हुई दूसरे कोने तक चली जाती है। तो ये सॉलिड है, ठोस है। यहां पर कण मूव नहीं करते। सॉलिड के अंदर जो कण होते हैं बेटा, वो क्या है, वो मूव नहीं करते। ये समझ लो पास पास लोग खड़े हैं और उन्होंने क्या किया, कोई चीज इधर से ली, मुझे पकड़ा दी, मैंने उसको पकड़ा दी, उसने उससे ली, ऐसे करके आपस में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ बेटा, माइनस में भी फ्रीजिंग होता है, क्यों नहीं होता। दूसरी बात कह रहा है कि जब बात करते हैं हम कन्वेक्शन की, संवहन की, ये तरल और गैस में हो रहा है, इनके कण थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इनमें कण को वास्तव में चल के जाना पड़ता है। ये मान के चलिए कोई लिक्विड है और ये मान के चलिए कोई गैस है इसमें, तो लिक्विड में कण बेचारे ऐसे रहेंगे, लिक्विड के जो कण है वो ऐसे रहेंगे, लिक्विड के कण बेचारे ऐसे रहते हैं, थोड़े दूर दूर हैं। ये समझ लो खेतों पे रह रहे हैं, अगर एक दूसरे को कोई बात बतानी होती है, ए बहन चुगली करनी है मुझे, लेकिन मेरे तो पड़ोस में कोई है ही नहीं, फिर क्या करूं, और वो रहा दूर घर मेरी सहेली का, उसे बता के आती हूं। जाएगी 1-2 किला दूर, 1-2 बीघा दूर चल के, अब बहन सुन रही है का, हाँ ये बात हो गई। तो इनको थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। जो लिक्विड होते हैं बेटा, इसमें तो बहुत दूर दूर होते हैं सारी चीजें, इसमें तो ये समझ लो कोई घनी तगड़ी बात है और महिला भी उस बात को बताने के लिए बहुत ही उत्सुक है, अपने बेटे को पकड़ेगी, ओए छोरा, और एक हुआ, हाँ, या मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, मेरी सहेली घर तक लेकर चल मुझे। सहेली कितनी दूर रह रही है, 5 किलोमीटर दूर। फिर अरे कुछ बात है, उससे बात कर कहानी है, कुछ बात है, मुझे पूछ कहानी है उसे। तो यहाँ ये वाला चीज हो गया। तो बेटा यहाँ पर तो कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ रही, वहीं से वहीं सब चीजें इधर उधर पकड़ा देते हैं। तो मान के चलिए यहाँ मैंने गर्म किया इसको, इस वाले कोने को गर्म किया, तो उसने हीट को ट्रांसफर करने में ज़्यादा समय नहीं लगाया, उसने अपने पड़ोसी को हीट ट्रांसफर कर दी, उसने अगले को। थोड़ी देर बाद जब आप देखते हो गर्म चिमटा वगैरह, कई बार घर में खाने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं महिलाएं जिससे बना रही होती हैं, रोटी जिस साइड से पकड़ती हैं वो तो हिस्सा गर्म रहता ही रहता है, दूसरा हिस्सा भी कई बार गर्म हो जाता है, क्योंकि वो मेटल, उस मेटल से बना हुआ है वो, जो बहुत जल्दी दूर तक हीट जिसमें ट्रांसफर हो जाती है। ओके, अब ये 3 चीजें बता दी मैंने आपको। कंडक्शन सॉलिड में था, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में था। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिए इनके, देसी एग्जाम्पल भी और ये भी। पानी का उबलना, तो पानी को मूव करके जाना पड़ता है, पानी उबल रहा है, खोल रहा है, कई बार छींटों से ऊपर भी उड़ रहा होता है। लेकिन सॉलिड में तो ऐसा ना है कि रॉड को तुमने गर्म करा और रॉड डांस करने लगी हो, नहीं, वो तो वहीं की वहीं क्या करेगी, अपने कनों से कह देगी भाई हीट को अगले आदमी को पकड़ा दे। ओके, ये जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से, एक रेडिएशन का बन जाता है, एक साउंड का बन जाता है। एक बन जाता है बेटा साउंड का, विकिरण निर्वात में ट्रेवल करती है, निर्वात में भी ट्रेवल करती है। दूसरा क्वेश्चन आप लिखना चाहो तो यहां लिख लो कि जो साउंड है, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसको हम कहते हैं ध्वनि, ध्वनि क्या करती है भाई, निर्वात में ट्रेवल नहीं करती, निर्वात में ट्रेवल नहीं करती, उसे मीडियम चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे बेटा जी माध्यम चाहिए। तो साउंड को क्या चाहिए, आप बोलेंगे सर इसको तो माध्यम चाहिए। वो माध्यम चाहे इसको कोई भी मिले,
है ना। वो माध्यम सॉलिड भी हो सकता है, वो माध्यम बेटा जी लिक्विड भी हो सकता है, वो माध्यम बेटा जी गैस भी हो सकता है। तो इसको तो माध्यम चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो, इसको तो माध्यम चाहिए। लेकिन निर्वात की जब बात आएगी तो निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, निर्वात में ट्रेवल साउंड नहीं करती है। सबसे ज्यादा ट्रेवल किस में करती है? सॉलिड में करती है, ठीक है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। यहां पर उल्टा हो जाता है, इसे जरूरत ही नहीं है निर्वात की। कह रहा है कि कोई वस्तु है या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो फिर भी चली जाऊंगी। निर्वात को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? वैक्यूम। वैक्यूम लिख देता हूं, जब इंग्लिश लिख देता हूं तो हिंदी वालों को दिक्कत है। निर्वात को बेटा इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम, खाली स्थान, खाली स्थान, यानी कि जिसमें गैस वैस कुछ भी नहीं है, निर्वात को कहते हैं वैक्यूम, खाली स्थान। ठीक है तृतीय चतुर्वेदी, करवा देते हैं इस काम को। आगे आओ, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आपको बता चुके थे। कह रहा भाई विशिष्ट ऊष्मा क्या है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं प्यारे बच्चों? सी से डिनोट करते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। कह रहा किसी पदार्थ के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। मान के चलिए ये 1 ग्राम वजन है, इसका टेम्परेचर मान के चलिए 36 डिग्री सेल्सियस है, हमें चाहिए बेटा 37। हम कह रहे हैं हमें 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, हमें 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो 37 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी ऊष्मा लगी? तो कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी ऊर्जा खर्च हुई? जितनी ऊर्जा खर्च होगी उसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा? स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसको इंजन की तरह समझ लो, इसको प्यारे बच्चों इंजन की तरह समझ लो कि मेरे को मामा के वहां जाना है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर जाने में कितना तेल खर्च हुआ? वही सेम चीज है। टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, हमें उसको 37 डिग्री सेल्सियस करना, उसके लिए मैं कितनी ऊष्मा, कितना ताप, कितनी एनर्जी इसको दूं कि गर्म होकर 37 डिग्री हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। जैसे कि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है? कह रहा जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपको ठंडापन फील कराना है तो कूलेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, इसको गर्म करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। समझ रहे हो? तो अगर कहीं आग लग रही है तो वहां कंबल नहीं डाला जाएगा, वहां रेत नहीं डाला जाएगा, वहां कोशिश की जाती है कि पानी डाल दिया जाए, क्योंकि वो आग अगर पानी को भी गर्म करने की कोशिश करेगी तो बहुत सारी आग खर्च हो जाएगी और इतने में आग बुझ जाएगी। कहेगी जी मेरे धारा इतना ईंधन है ही ना जो मैं पानी को भी जला दूं। भाई तुम कहो मेरे तो केदारनाथ जाना है और गाड़ी की टंकी फुल है, गाड़ी भी यूं कहेगी भैया मैं तो 500-600 किलोमीटर चल सकती हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं चलूंगी। गाड़ी बीच में ठप हो जाएगी और तुम पहुंच लिए केदारनाथ। तो ऐसे ही जब आग लग जाती है, आप आग को पानी से बुझाते हो, आग पूरे जोश में वो पूरा कोशिश करते हैं कि मैं पानी को बुझा दूं, लेकिन उसके पास उतनी ऊर्जा है ही नहीं कि वो पानी को गर्म कर दे, तो बुझ जाती है। अब इतनी सारी धधकती आग है, उसमें तुम सिर्फ 1 गिलास पानी डालो तो 1 गिलास पानी से आग बुझ जाती है? नहीं, क्योंकि ऊष्मा बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कम है। जितनी पानी को गर्म करने को ऊष्मा चाहिए उससे ज्यादा है उसके पास, वो थोड़ी देर में पानी को भाप बनाकर उड़ा देगा। ओके, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, पानी को गर्म करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, इसीलिए पानी को कूलेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई चीज ठंडी बनी रहे, गर्म ना रहे। तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक कितनी है बेटा? 1 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस।
या फिर आप कहेंगे सर जी 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके पूछ ले। वाटर की स्पेसिफिक हीट अलग अलग यूनिट में, तो आपको इस तरीके से जवाब देना पड़ेगा। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, कि भैया अवस्था में परिवर्तन किए बिना, मतलब अवस्था में परिवर्तन कर देती है तापमान बदले बिना, ऐसा कहेंगे, उल्टा बोल दिया मैंने। अवस्था परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा जिससे तापमान नहीं बदलता, तो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, चाहे सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो। लेकिन भैया टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हुआ विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। हमने पदार्थ की अवस्था चेंज कर दी, उसको सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बना दिया, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस की बेटा जी लेटेंट हीट क्या है, 80 कैलोरी पर ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पानी से भाप बनने की जो लेटेंट हीट है वो 540 कैलोरी पर ग्राम है। तो भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक है। आपके हाथ पे पानी गिर जाए शायद नहीं जलेगा हाथ उतने जल्दी, लेकिन जो पूरी बनी है, आपके घर में कचौड़ी बनी है और आप उसको ऐसे हाथ से फोड़ो और उसकी भाप लग जाए, एक ही बार में तुम्हारा हाथ बहुत ज्यादा जल जाता है। कुकर का जो टेम्परेचर है, पानी में हाथ डालोगे शायद उतना ना जले, लेकिन कुकर से जो भाप निकल रही है उससे आपका हाथ बहुत तेजी से जल सकता है। तो इसलिए कह रहा है कि भैया जो भाप की जो लेटेंट हीट है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो 540 कैलोरी पर ग्राम है, और ये बेटा सिर्फ 80 है। जब बर्फ से पानी बन रहा था 80, लेकिन जब पानी से भाप बना तो 540। 8 पंजे 40, 8 सिंह 48, 8 7 56, यानी कि 6.5 गुना या ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा है भाप की जो लेटेंट हीट है। तो भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अब थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार, कह रहा गर्म करने पर पदार्थ फैलते हैं, सबको पता है भाई, और ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं, ये नॉर्मल रूल है। कह रहा एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी जल का असामान्य प्रसार। कह रहा व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बेटा सिकुड़ता है, वॉल्यूम घट जाता है, डेंसिटी इसकी बढ़ जाती है, इसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चले, वॉल्यूम मतलब मात्रा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से ये फिर फैलना स्टार्ट कर देता है। तो कितना याद रखेंगे भैया कि जल का असामान्य प्रसार, या जल जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक तो सिकुड़ेगा। अगर पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो पहले पानी सिकुड़ेगा, जैसे ही 4 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो पानी फिर फैलना स्टार्ट करेगा। समझ गए? 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी सिकुड़ेगा, और 4 से ऊपर, अब को भी याद रख लेना, अब मतलब ऊपर, क्या होगा बेटा, पानी फैलेगा। ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाता आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, इस तरीके से पूछा जाएगा, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जैक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैंने बोला कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे यहां लिखा हुआ है कि पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर होता है, पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है, तो आपको आंसर देना पड़ता है सर जी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी घनी होती है। क्योंकि आपको यहां पर बताया गया है कि इट कॉन्ट्रैक्ट्स वॉल्यूम, सिकुड़ने पर वॉल्यूम तो बेटा जी घट जाएगा, पानी सिकुड़ेगा, सिकुड़ने से क्या होगा बेटा, आप लिखेंगे बेटा जी मात्रा जो है वो तो घटेगी, मात्रा तो घटेगी, लेकिन जो घनत्व है, क्या है बेटा जी, घनत्व वो कैसा होगा सर, ये बढ़ेगा। तो डेंसिटी जिसको घनत्व कहते हैं बेटा जी, ये बढ़ने लग जाएगा। आगे चलें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इंपोर्टेंट है पूरा सेक्शन, कि पानी का
जो मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है, तो आप बोलेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। 4 से ऊपर फैलेगा, 4 से नीचे सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और डेंसिटी बेटा जी 4 से 4 तक रहेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। बेनिफिट क्या है? अलाउ फिश टू सर्वाइव इन फ्रोजन लैक्स, ठंडे प्रदेशों में मछलियों का जीवित रहना। ये मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर का ही है भाई, जहां ठंडा पानी है वहां मछलियां जीवित रह पाती हैं। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, उसका घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। ओके, आगे आए। थर्मल लॉज, ऊष्मीय नियम। कह रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम, यानी कि ठंडी कोई चीज होती है तो उसके बारे में। द रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। कह रहा है कि कोई भी चीज जब ठंडी हो रही है तो वो इस बात पर निर्भर करती है कि आसपास के वातावरण का टेम्परेचर कैसा है। भाई अभी एक गर्म रॉड में रख दूं यहां पर इस कमरे के अंदर, और इस कमरे के अंदर चल रहा है एसी, तो गर्म रॉड कितनी देर में ठंडी होगी, उस चीज की बात नहीं कर रहे। दूसरी कंडीशन बताता हूं, बाहर का जो टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है बाहर, और वहां पर भी मैं एक ऐसी ही रॉड रख दूं जिसका टेम्परेचर बराबर है, यानी कि 2 ठंडी मतलब गर्म रॉड मैंने ली, एक को ठंडे कमरे में रख दिया जो एसी वाला है, एक को रख दिया नॉर्मल कमरे में जो रूम टेम्परेचर रहता है। अब बताओ कौन सी रॉड पहले ठंडी होगी? बेटा वो रॉड पहले ठंडी होगी जो एसी में रखी हुई है। क्यों? क्योंकि एसी ने उस रॉड के आसपास का टेम्परेचर क्या कर रखा है, ठंडा कर रखा है। तो रॉड के अंदर से जो गर्मी है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ जाएगी, गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी। इसका आप देसी एग्जांपल ले लो, गर्म पानी में नॉर्मल पानी मिलाएंगे तब जल्दी ठंडा होगा, या फिर गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाएंगे जब जल्दी ठंडा होगा? सर ठंडा पानी मिलाएंगे तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। बस वही चीज है यहां पर भी। तो ये बात किसने बोली? सर न्यूटन ने बोली। तो न्यूटन का कूलिंग का नियम क्या है? कह रहा है कि द रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ये रॉड है और ये आसपास पेड़ है, कमरा है, हवा है, क्या है, तो रॉड के और उसके आसपास में जो कुछ भी तापमान है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, उस बात पर निर्भर करता है कि वो रॉड कितनी जल्दी ठंडी होगी। एक है बेटा किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम। इसको हिंदी में देखें तो ठंडा होने की दर तापांतर के समानुपाती होती है। तापांतर मतलब तापमान में अंतर, तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। सर तापमान में अंतर मतलब किस चीज के तापमान में अंतर? गर्म वस्तु जिसको आप ठंडा करना चाह रहे हैं, और आसपास उस वस्तु के यानी कि उसके आसपास के वातावरण के टेम्परेचर में अंतर। फार्मासिस्ट, हाँ जी बेटा, नोट थोड़ा बाद में कर लिया करो, है ना। अब मैं बिल्कुल इतना लंबे हाथ नहीं ना मेरे। ओके, किरचॉफ लॉ क्या था भाई? कह रहा बेटा अच्छे अवशोषण या अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर गुड इमिटर्स। जो वस्तु जितना ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगी वो वस्तु उतनी ही ज्यादा ऊष्मा को उत्सर्जित भी करेगी, ये बात याद रखेंगे। ये उन्होंने बोला। कह रहे ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स हीट परफेक्टली। कोई एक ब्लैक बॉडी है, जैसे गर्म शर्ट है, जैसे मान के चलिए मैं आज पहन के नहीं आया, अगर मैं ब्लैक शर्ट पहन रखी है तो वो सबसे ज्यादा तो हीट को एब्जॉर्ब करेगी और फिर सबसे ज्यादा हीट अपने अंदर से निकालेगी भी, जिसकी वजह से फिर हमें गर्मी भी लगती है कि गर्मी में क्यों तुमने
इतनी गर्म शर्ट पहन रखी है, ठीक है। तो एक किरचॉफ नियम है। एक दे रखा बेटा स्टीफन्स लॉ, एक दे रखा स्टीफन्स लॉ, कह रहा जो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4 एंड द एनर्जी रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4 गुना इतने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी एनर्जी। स्टेफन्स लॉ ने बोला कि जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, निकल रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4 गुना पावर के। अगर उसके ऊपर सर पावर एक तो होता है स्क्वायर में, एक होता है क्यूब और एक होता है 4, तो ये स्टीफन्स लॉ था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो मापते हैं टेम्परेचर को, है ना, और फैक्ट्स। कह रहा पायरोमीटर टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर लाइक द सन, उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि सूरज का तापमान मापना। एक होता है क्रायोमीटर, ये निम्न ताप मापने के लिए होता है, जो कम से कम टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। प्रेशर कुकर क्या करता है, दाब बढ़ने से इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बोले तो बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। यानी कि जब आप क्या कर रहे थे, खुले बर्तन में भोजन पका रहे थे तो भाप ऊपर से निकल के दूर भाग जा रही थी, लेकिन जब आप कुकर में खाना पकाते तो भाप के पास निकलने का ऑप्शन नहीं है। भाप फिर कुकर की दीवारों से टकरा कर वापस आएगी तो उस चीज में घुसने की कोशिश करेगी जो चीज नरम है। अब तो कुकर तो बहुत सॉलिड है, फिर वो भाप वापस से आकर पानी में घुसती है। पानी कहेगा मैं नहीं तो तुझे निकाला है, फिर कहाँ जाऊं मैं, कि आलू में घुस जा। वो भाप फिर आलू में घुस जाती है, तो आलू को फिर अंदर तक पका देती है। जब उससे ज्यादा ही ये हो जाता है कि भाई इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकती, फिर वो सीटी को प्रेशर की वजह से ऊपर उठा देती है और हवा यानी भाप जो बाहर निकल जाती है। जैसे प्रेशर कम होता है वो सीटी का ढक्कन गिर जाता है कुकर का। तो ये प्रोसेस चलती है, इस वजह से कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। कह रहा बेटा थर्मोस फ्लास्क होता है, थर्मोस फ्लास्क, ये क्या बताता है, कह रहा मिनिमाइज हीट लॉस बाय कंडक्शन। कह रहा बेटा जी जो आपका संचालन होता है उसमें हीट का लॉस कम होता है। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन यूजिंग ए डबल वॉल्ड ग्लास विद ए वैक्यूम, इन वैक्यूम द्वारा ऊष्मा हानि को रोका जाता है। अगर वैक्यूम होता है तो उसको ऊष्मा हानि को रोक सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा जो है, मैंने आपको क्या क्या बताया, ऊष्मा बेचारी कहाँ गई, ये रही ऊष्मा, ये रही। रेडिएशन जो है ये कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऊष्मा को बेटा अगर वैक्यूम है तो रोका जा सकता है, खाली स्थान को, क्योंकि ऊष्मा जब पार जाएगी तो उसे कोई तो माध्यम चाहिए जाने के लिए। भाई सॉलिड में कण नजदीक से, तो एक से दूसरे को टच हो गई ऊष्मा, दूसरे से तीसरे को, तो जल्दी ही कोई गर्म चीज यहां से वहां तक पहुंच गई। लिक्विड में थोड़ा देर पहुंचेगी, गैस में थोड़ा और देरी से पहुंचेगी, खुले में तो पहुंचेगी ही नहीं, वो एक ही जगह रहेगी, उसको कोई जगह ही नहीं मिल रही जाने की जिसके पास वो जाकर ट्रांसफर हो जाए। इवोपोरेशन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से हमेशा ठंडक उत्पन्न होती है, भाप बनकर कोई चीज उड़ रही होती है, जैसे पसीने का सूखना, पसीना सूखता है हमें ठंडक मिलती है। डेजर्ट सैंड, रेत की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसलिए वह बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। जो रेत होता है दिन में बहुत ज्यादा गर्म रहता है और रात में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, इसलिए रेगिस्तान के जो लोग होते हैं वो आराम से रात में अपना खटिया बिछा के सोते हैं रेत में, उन्हें कभी गर्मी नहीं लगती। ठीक है, अब बस करो, ठीक है बेटा, तुमने कह दी तो बस कर दिया हमने भी। ये था आपका हीट एंड टेम्परेचर वाला चैप्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे होंगे, उस नेक्स्ट चैप्टर का भी चैप्टर बता देते हैं आपको, है ना। हाँ, बेटा जी अगले उसमें पढ़ रहे होंगे मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिका, ऐसी चीजें। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, थैंक यू।